ठीक है, आज लास्ट क्लास है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से डेटा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन करके यहाँ से जाएंगे। आज हम लोग जानेंगे इंडिया, भारत को मैप पे आप देखेंगे, और वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की जो भी जरूरी संस्थाएं हैं, ठीक है ना। जरूरी संस्थाओं को अगर जो आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि ये एक ऐसी संस्था है, वुडरो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया था लीग ऑफ नेशन का, कि अगर जो हमें शांति से इस विश्व में रहना है तो एक लीग ऑफ नेशन रहना चाहिए जो पूरे विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करे, ठीक है ना। उसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन का विकास हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। रिसेंट टाइम में क्या हुआ ना, जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने लगा, ठीक है ना, बहुपक्षीय दुनिया बनने लगी, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे सुपर पावर बन के निकलने लगे, तो हमें ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर के भी काम कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, एक साथ मिलकर के काम करता है। पश्चिमी सभ्यताओं के जो देश हैं, G7 कंट्रीज का ग्रुप बना है, ठीक है, G20 कंट्रीज का ग्रुप बना है, ब्रिक्स नेशंस का ग्रुप है, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भी विभिन्न प्रकार के बैंक्स हैं, जैसे कि AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में होनी चाहिए कि विश्व संस्थाओं से हमारा क्या इंटरेक्शन चल रहा है, करंट वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का क्या योगदान है। सबसे पहले हम लोग इस संस्थाओं में किसको देखेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग लग लीजिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। जितने भी संस्थाओं को मैं लिखवाऊंगा, आपको गूगल जाकर के क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने मेंबर हैं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, और इसका स्थापना वर्ष कब है। ये 3 चीजें आपको अपने नोट में अपडेट करनी है, और रिसेंट की जो भी एक्टिविटी है वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है ना। इसमें लिख लीजिए वर्ष 2001 में वर्ष 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन है, ठीक है। यह यूरेशिया क्षेत्र के लगभग 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक आबादी का लगभग 42% हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी में हिस्सेदारी 20% की है। जीडीपी में हिस्सेदारी 20% की है। इसे नाटो को संतुलित करने वाला शक्ति माना गया है।
शक्ति माना गया है। ठीक है, अभी रिसेंट टाइम में आप अगर जो देखोगे वर्ल्ड ऑर्डर को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे यूरेशिया, ठीक है ना, यूरोप और एशिया की बात हो रही है, ठीक है ना, यूरेशिया वाला जो ये एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे नाटो को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो आप बात करोगे, तो ये पश्चिमी सभ्यताओं से बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है, तो इसको टैकल करने के लिए ये एक संस्था है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, विभिन्न रूप से बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे इस समय डेवलपमेंट हो रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंट मीटिंग में 5 जुलाई के करीब में क्या हुआ था ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि एक बहुपक्षीय दुनिया का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ईरान भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अभी ताजा ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही ईरान ज्वाइन कर रहा है, और ईरान की आप जान रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बनती नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह हैं ईरान के अंतर्गत में डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली ईरान के ऊपर अटैक आपने देखा है, ठीक है ना, उनके कमांडर का क्या था, सेरेमनी था वहां पे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। आतंकवादी गतिविधि किसी भी देश के साथ में हो वो सही नहीं है। टेररिज्म एक बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड संस्थाओं के लिए। तो क्या हुआ ना कि जैसे कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है ना, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या कहता है, चाइना बेसिकली अगर जो प्राचीन समय में आप देखोगे ना, तो रोड रूट के थ्रू उन सारे एरिया को कवर करता था, यूरोप तक के एरिया को ट्रेड एंड कॉमर्स में कवर करता था। अब क्या चाह रहा है चाइना कि मैरीटाइम पाथ के जरिए, मतलब कि ओशन के रूट के भी जरिए, समुद्र के रास्ते के भी जरिए वो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस बार क्या हुआ कि बेसिकली चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे मिलकर के सम्मेलन किए। सम्मेलन के अंतर्गत में सबसे ज्यादा अगर जो किसी चीज पे बात की गई है तो काउंटर रेडिकलाइजेशन, रूढ़वाद सोच के प्रति जो हमारी लड़ाई है। आप देखोगे क्या है ना कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में और विभिन्न देशों में छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो रहा है, ठीक है ना, छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों का जन्म हो रहा है, जो कि हमारे लिए चैलेंजेबल हो रहा है, आए दिन हमारे ऊपर हमला वगैरह करते रहे। अब जैसे क्या होता है ना कि रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई हमला हो जाता है तो आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी किया गया, ठीक है ना, ताकि हम हमेशा आपस में उलझे रहे और बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, ठीक है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में दूसरी क्या चीज थी कि ये जितनी भी यूरेशियन प्लेट्स हैं, जितने भी यूरेशियन कंट्रीज हैं, ये डिजिटली उतने ज्यादा एडवांस नहीं है जितने की वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यताएं हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करी गई, ठीक है ना। और सैंक्शन जो रशिया और ईरान के ऊपर लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, उससे लड़ने की व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई। तो रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप देखोगे इंडिया, चाइना, रशिया और ये सेंट्रल एशिया जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर रिलेशनशिप की मामला की बात किया जाए। मैंने बताया जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा हम लोग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के समक्ष चुनौतियां, भारत के समक्ष चुनौतियां, पहला नंबर लिख लीजिए, चीन का प्रभुत्व, चीन का प्रभुत्व, इसमें लिखिए भारत को छोड़कर अन्य सभी सदस्य BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना का है, BRI को समर्थन प्रदान किया है, समर्थन प्रदान किया है। दूसरा देखिए, भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता, भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, तीसरा चैलेंज लिखिए, रूस, पाकिस्तान और चीन की
पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई साझेदारी, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कमजोर लड़ाई, ठीक है ना। रणनीतिक साझेदारी की अगर जो बात किया जाए, ये सारी की सारे जो कंट्रीज हैं, यूरेशियन कंट्रीज हैं, ये इसीलिए एक साथ बन करके आए क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को आप देखोगे ना तो वर्ल्ड जो है ना संतुलित नहीं है। आप वेस्टर्न को देखोगे, G7 कंट्रीज को देखोगे आप, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर अदर कंट्रीज को देखोगे, जितने भी वेस्टर्न है वो हमसे इकोनॉमिकली फॉर बेटर है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकली फॉर बेटर है। वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जो आप देखोगे ना, जियोपॉलिटिकल इवेंट में चाहे डिप्लोमेटिक इवेंट में, जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं, क्योंकि रिसेंटली आप अगर जो देखोगे यूक्रेन वॉर को लेकर के, यूक्रेन वॉर कहाँ की प्रॉब्लम थी, यूरोप की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो पूरा वर्ल्ड कंसर्न कर रहा था। लेकिन हमारी तरफ ऐसे कोई भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उसके लिए वर्ल्ड कंसर्न नहीं होता है। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसीलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान के अंतर्गत रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक विचारधारा की सरकार को हटा दिया गया, तालिबान गवर्नमेंट आ गई है और तालिबान को सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा था, पहले पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान को किसको सपोर्ट किया जा रहा था, चाइना के द्वारा, ठीक है ना। और रिसेंट टाइम में आप देखोगे ना कि डिफेंस टाइज को लेकर के रशिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा करीबी आई है, तो बहुत सारे सैन्य अभ्यास वगैरह रशिया पाकिस्तान के साथ किया, तो जो कि कंसर्निंग है किसके लिए, इंडिया के केस में, ठीक है ना। तो भारत के लिए आगे की राह क्या है, भारत के लिए आगे की राह रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना, रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधार करना, चीन और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार करना, एससीओ सदस्यों के साथ, एससीओ सदस्यों के साथ आपसी समझ और विश्वास को, आपसी समझ और विश्वास को गहरा करना, ठीक है। 22वां सम्मेलन हुआ था उज्बेकिस्तान के अंतर्गत में, ठीक है ना, एससीओ का 22वां सम्मेलन जब हुआ था उज्बेकिस्तान में, तो वहां पे क्या हुआ था ना कि हम लोग जो सारी कंट्रीज हैं आपस में मिलकर के बैठे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है ना, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है ना, और ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट न होने का कारण हमारी कंट्रीज में आपसी मतभेद भी है, ठीक है ना। अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे ना इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंतर्गत में, अर्मेनिया, अजरबैजान के अगर जो केस में आप देख लो, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में विजिट आप देख लो। रिसेंट टाइम में क्या है ना, 2016 के बाद हम लोगों ने ये सेंट्रल एशिया में अपना इंटरेस्ट काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि वो जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है वो उधर से लैंड लॉक कंट्रीज है बहुत ज्यादा, और इन लोग की डिमांड बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो ना, इस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश, क्योंकि आप देखोगे चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को आप ध्यान से देखोगे तो समुद्र के रास्ते चाइना को क्या कवर करना है, वो जो आसियान रीजन आप देख रहे हो इधर साइड पे इंडो पैसिफिक रीजन, उसके बाद इधर जाओगे अफ्रीका के साइड में ये एरिया कवर करेगा, सऊदी अरेबिया, इधर मिडिल ईस्ट वगैरह कवर अप करेगा, फिर सेंट्रल एशिया को कवर करने के लिए ऑलरेडी उसका पुराना सिल्क रूट था जिसको फिर से रिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। तो बीआरआई के अंतर्गत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं सिर्फ भारत को छोड़ करके सब के सब उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये भारत के लिए चुनौती है। सप्लाई चेन नेटवर्क में चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए। तो अभी 22वें सम्मेलन के अंतर्गत में आपसी मतभेद होने के कारण, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर पे हम लोग के बहुत ज्यादा बन
नहीं रही है, ठीक है ना। आपसी मतभेद होने के कारण हम लोग क्या दो तीन सिद्धांतों के ऊपर काम करने के लिए काम किया कि परमाणु हथियार, क्योंकि आप देखोगे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया नौवहन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली बनाए रखना है। ठीक है, यह दुनिया के 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। कुल जीडीपी $30 ट्रिलियन से अधिक है। कुल जीडीपी $30 ट्रिलियन से अधिक है। ठीक है, 2018 में 4 सदस्य देशों के बीच में कुल $440 बिलियन से अधिक का व्यापार हुआ। ठीक है, क्वाड को आप अगर देखोगे ना तो ये 2005-6 से ही डेवलपिंग में है। ठीक है ना, पहले अमेरिका के अंतर्गत में वहाँ के कांग्रेस में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये देखा गया कि वर्ल्ड ऑर्डर को देखा गया कि वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। ठीक है ना, यूक्रेन के साथ युद्ध वगैरह को देख करके हम लोगों ने ये अनुमान लगाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कि रशिया हमारे लिए मेजर चैलेंज नहीं है। हमारे लिए जो मेजर चैलेंज है वो कौन है? चाइना है। क्यों है? क्योंकि आप देखोगे ना कि 1995 के समय में, ठीक है ना, 95 वगैरह के समय में अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर को आप देखो तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगभग वर्ल्ड के हर एक कंट्री को टच करता था सप्लाई चेन नेटवर्क के मामले में, और चाइना की अर्थव्यवस्था सीमित थी, एशियाई रीजन तक सीमित थी, बहुत गिने चुने देशों के साथ उसकी व्यापार व्यवस्था या फिर व्यापार प्रणाली थी। चाइना ने लिबरलाइज किया अपने कंट्री को, ठीक है ना, उदारीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन किया, वैश्वीकरण किया, एफडीआई का इनफ्लो बढ़ाया। ठीक है ना, उसके बाद चाइना क्या करता है? अभी रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखोगे ना यूएसए का इन्फ्लुएंस आपको रिसेंट गिने चुने देशों में मिल जाएगा, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के लगभग हर एक देश में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इधर इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी प्रेजेंस देख लो, आसियान में उसकी प्रेजेंस देख लो, चाहे इधर आप अमेरिका से लेकर के राइवलरी को लेकर के जो देख लोगे तो चाइना बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। ठीक है ना, तो मेन जरूरत हमें कब महसूस हुई? सप्लाई चेन नेटवर्क की दिक्कत हमें कब महसूस हुई? जब हम आर्थिक महामारी से होकर के गुजरे। ठीक है ना, जब हम आर्थिक महामारी से होकर के गुजरे, चाइना का असली फेस हमें दिखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो गया, विश्व की संस्थाएं भी फेल हो गई, वहां पे हमें ये महसूस हुआ, इन चारों कंट्रीज को महसूस हुआ कि क्वाड को एक नई दिशा देने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये चारों कंट्रीज सीरियस हुए, सम्मेलन हुए मंत्री स्तरीय, उसके बाद फिर राजनीतिक स्तरीय बैठक हुए, उसके बाद फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डेटा के हिसाब से मैंने बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स के आधार पर ये चारों कंट्री ब्रॉड रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एजुकेशन वगैरह के मामले में इंडिया स्टूडेंट हैवीली जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में हम रिलायबल करते हैं किसके ऊपर? जापान के ऊपर। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के मामले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। और प्राइमरी नीड्स की बात करोगे, एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करोगे तो इंडिया इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए व्यापारिक साझेदार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफेंस टाइज को लेकर के हमारे यहाँ बात अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। रिसेंट टाइम में क्या हुआ था डेवलपमेंट कि G7 का समिट हुआ था जापान के अंतर्गत में, तो वहां पे बहुत सारे लीडर्स क्वाड के पहुंचे नहीं थे। ठीक है ना, तो इस बहुत ज्यादा सीरियस मीटिंग नहीं हो रही है। फिर दूसरी चीज क्या हुई रिसेंट डेवलपमेंट? ऑस्ट्रेलिया क्योंकि क्वाड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर
है। क्वाड को हम लोगों ने फॉर्म किया था क्या करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन, ये हिंद महासागर का रीजन और उत्तर प्रशांत महासागर से लेकर के ये इंडो पैसिफिक रीजन जितना है, यहाँ पे पावर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, और चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संभावनाएं उस समय बढ़ती जा रही थी कि चाइना जो है ना ताइवान के ऊपर आक्रमण कर देगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेले टैकल नहीं कर सकता है। तो रीजन में क्या है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उधर जापान को भी खतरा दिख रहा है, क्योंकि आप अगर जो वर्ल्ड हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो जापान का चाइना के प्रति रवैया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है ना। फिर अब चाइना पावरफुल हो गया है तो चाइना भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, कर सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो भारत के लिए क्वाड का महत्व, भारत के लिए क्वाड का महत्व, पहला लिखिए, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, हिंद प्रशांत का बढ़ता हुआ महत्व, इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत का बढ़ता हुआ महत्व, बढ़ता हुआ महत्व, उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति, उभरती विदेश नीति उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति। अगला लिख लीजिए, भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी, भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी, ठीक है। लास्ट लिख लीजिए, उभरते खतरों तक, लास्ट है, उभरते खतरों तक अतिरिक्त सहयोग, ठीक है। क्वाड के लिए आगे की राह, क्वाड के लिए आगे की राह, ठीक है। पहला नंबर लिखिए, सामूहिक कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई। दूसरा लिखिए, स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता, स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता। अगला लिख लीजिए, क्वाड का विस्तार, क्वाड का विस्तार। लास्ट है, समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता, समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता। अब क्या है ना, बेसिकली अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन अभी हाल फिलहाल के टाइम में, पहले तो हिंद महासागर को कोई पूछता भी नहीं था, ठीक है ना, ब्रॉड एरिया था, अनएक्सप्लोर्ड था, केवल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल के टाइम में स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी हो गया, क्योंकि अमेरिका और चाइना ये दोनों एक कंपटीशन क्रिएट कर दिए, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो नेशंस हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं ना कि उनको इन्फ्लुएंस करके वहां पे अपने मिलिट्री बेस बना रहे हैं, ठीक है ना, मिलिट्री बेस बना रहे हैं और उस एरिया में
अपनी मैरीटाइम पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ था ना, 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में आप देखते थे कि जिसका समुद्र पे राज होता था उसका दुनिया पे राज होता था, ऐसे करके काम चलता था। इसीलिए इस समय जितने भी कंट्री, अब क्या होता है ना कि अगर जो आप सॉइल रूट से देखोगे, जमीनी रास्ते से देखोगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स करना आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह के कॉस्ट वगैरह आपको महंगे पड़ेंगे। लेकिन समुद्री रास्ते का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट मेकिंग आपकी ज्यादा हो जाती है। तो मैक्सिमम, और आप देखोगे रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में यहाँ पे ना सिर्फ क्या होता है ना कि देशों के बीच में ही मतभेद नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पायरेट्स एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, डकैती वगैरह में लगे रहते हैं, शिप वगैरह जाता है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उस एरिया का सिक्योरिटी मजबूत करना भी जरूरी है, ठीक है ना। और इंडो पैसिफिक रीजन को आप देखोगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से आसियान रीजन जो है, जो भी कंट्रीज है अभी डेवलपिंग नेशन है, ठीक है ना, बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखोगे। और रिसेंटली वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ, हम लोगों ने क्वाड बनाया क्या कि सर हम चाइना को टैकल करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या था, जब कोविड-19 की स्थिति थी उस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा चाइना से अगेंस्ट था, उसके बहुत ज्यादा मतभेद थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो दिन ब दिन बयान वगैरह देता था। ये वुहान वायरस थ्योरी को लैब लीक थ्योरी वाली सबसे पहले कौन स्टेटमेंट दी थी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। इतना ज्यादा चाइना से उन लोग का नहीं बन रहा था, क्या क्या हो रहा था ना कि वहां के स्टूडेंट्स को वापस भेजा जा रहा था, वहां के रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा बेकार हो रहे थे, और यहाँ पे क्वाड में चारों देशों के बीच में टाइज बढ़ते जा रहे थे। लेकिन रिसेंटली अभी G7 का सम्मेलन हुआ था हिरोशिमा में, जिसमें जापान में क्या हुआ था ना, क्वाड के समिट को लेकर के भी बातचीत होने वाली थी, लेकिन नेताओं को सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना, क्वाड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि क्वाड का विस्तार किया जाए, ठीक है ना, क्वाड का विस्तार किया जाए और इस एरिया में क्या है ना, सुरक्षा संबंधी सारी चीजों को मिल करके देखा जाए, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया इस समय क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस समय अपनी आर्थिक महत्वता को ज्यादा ध्यान दे रहा है कि ठीक है सर, क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं चाइना को टैकल करना है, हमें चाइना को हमको आगे नहीं बढ़ने देना है, विश्व मंच पे क्या है, चाइना को रोक करके रखना है, ठीक है ना, हम चारों कंट्री साथ में आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली क्या हुआ, एक समिट किया चाइना के साथ, जिसके साथ वो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाने की बात कर रहा था। तो कंट्रीज क्या है ना, ये बायलैटरल ग्रुप तो बना ले रही है, ठीक है ना, लेकिन ग्रुप में आगे कैसे कार्रवाई हो रही है इसको सुनिश्चित नहीं कर रही है, ठीक है ना। और क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले कोई भी कंट्री अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है। आप जैसे हो जीवन में सबसे पहले देखोगे क्या चीज है जो मुझे फायदा करेगा, ठीक है ना, बाद में समाज के बारे में सोचोगे, आप समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से जो भी कंट्रीज है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसी आधार पे बनाते हैं कि इसके साथ जुड़ने से मुझे क्या फायदा होगा, आप समझ रहे हो ना। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वाड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, चाइना के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए, ये सारी असंतुलन को देखते हुए, क्वाड के नॉन सीरियसनेस को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा आगे सक्सेस होने वाला है, क्योंकि ये चारों कंट्रीज आपस में डिफेंस टाइज को भी बढ़ाते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये जरूरी है कि हम इसको सीरियस लें, क्वाड के ग्रुप को एक्सपैंड करें, ठीक है ना, और वर्ल्ड लेवल पे कार्रवाई करें, ठीक है। अगला लिख लीजिए ब्रिक्स। ब्रिक्स वर्ष 2001 में ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक के रूप में हुई, ब्रिक के रूप में हुई। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक के रूप में हुई, ठीक है। यह गोल्डमैन द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम है। यह गोल्डमैन द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रूस, भारत और चीन से था।
भारत और चीन से था। इसे विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास, इसे विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। शामिल कर लिया गया। नीचे लिख लीजिए, ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं डैश, ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं डैश, देकर के 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा। वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक जनसंख्या का 41%, जीडीपी का 24%, जीडीपी का 24%, वैश्विक व्यापार का 16%, वैश्विक व्यापार का 16%, वैश्विक कुल भू सतह का, वैश्विक कुल भू सतह का 29.3%, 29.3%। ठीक है, हाल फिलहाल में ब्रिक्स नेशंस का समिट हुआ था। ठीक है, उसके अंतर्गत में बात की गई है कि ब्रिक नेशन को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। इजिप्ट, ईरान, इन सारे कंट्रीज को उसमें शामिल करने की बात करी जा रही थी। ठीक है ना, इस संदर्भ में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, करंट में क्या है, सितंबर माह में, ठीक है ना, सितंबर में क्या हुआ था, इसकी समिट हुई थी, जिसके अंतर्गत में डिसाइड किया गया था कि इसके मेंबरशिप को बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ब्रिक्स की उपलब्धियां क्या क्या हैं ये हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि करंट में इसके क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ब्रिक्स की उपलब्धियां, ब्रिक्स की उपलब्धियां, इसमें लिखिए एनडीबी, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना, वर्ष 2015 के, वर्ष 2015 के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम, फ्रेमवर्क कार्यक्रम को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। तीसरा लिख लीजिए चिकित्सा सहयोग, ये ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एनडीबी बैंक पहला,
ठीक है ना। दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा है चिकित्सा सहयोग। हाँ छूट गया, ठीक है। वर्ष 2015 में ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, ये हो गया पहला वाला। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना, ठीक है। तो उसके बाद आगे लिख लीजिए चिकित्सा सहयोग, चिकित्सा सहयोग के अंतर्गत में लिखिए वर्ष 2015 में वर्ष 2015 में 7वें शिखर सम्मेलन में, 7वें शिखर सम्मेलन में ऊफा घोषणा पत्र, ऊफा घोषणा पत्र, ऊफा घोषणा पत्र का अंगीकरण, ठीक है। 24 अगस्त को हुआ था, नोट कर लीजिए करंट अफेयर से रिलेटेड। 24 अगस्त को हुआ था 15वां ब्रिक्स समिट, कहां पे हुआ था? जोहानिसबर्ग। 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था जोहानिसबर्ग में 24 अगस्त को। 6 नए सदस्यों को निमंत्रण दिया गया, 6 नए सदस्यों को निमंत्रण दिया गया। ठीक है। ईरान, सऊदी अरेबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई पश्चिमी एशिया से, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई पश्चिमी एशिया से, इजिप्ट, इथोपिया अफ्रीका से, इजिप्ट, इथोपिया, इजिप्ट, इथोपिया अफ्रीका से, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से। 6 लोग हो गए ना, ईरान, सऊदीया, यूएई, ये पश्चिमी एशिया से, इजिप्ट एंड इथोपिया ये कहां से? अफ्रीका से। और फिर लैटिन अमेरिका से कौन है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इधर साइड पे आपको दिखेगा, ठीक है ना, नीचे। उसके बाद फिर क्या है? 40 ऐसे और कंट्री हैं जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। 22 ऐसे हैं जो फॉर्मल लेटर डाल चुके हैं, सदस्य जो चाहते हैं ब्रिक्स में उनकी सदस्यता को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, रिसेंट एक्टिविटी क्या है? ये 96 प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर चुका है, ठीक है ना। अगर जो आप इसकी बात करोगे, ब्रिक्स नेशंस के अचीवमेंट की बात करोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी 96 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको लगभग $33 बिलियन का सपोर्ट दिया है, ठीक है ना। 96 ऐसे प्रोजेक्ट हैं 2009 से जब देखा गया है, 2009 से लेकर के अब तक में ब्रिक्स जो है ना अपने एक्सपेंशन को बढ़ाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अब वर्ल्ड की लगभग 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमें शो करे, ठीक है ना। ब्रिक्स जो है जीडीपी के मामले में G7 कंट्रीज को आप देखोगे ना तो वर्ल्ड की लगभग 30.7% जीडीपी G7 कंट्रीज देखती है, ठीक है ना। ब्रिक्स नेशन उनको चुनौती देना चाहती है, एक्सपेंशन करके अभी क्या है 31.5% जीडीपी पे पहुंच गई है, ठीक है ना। जो कि चुनौती G7 कंट्री के सामने अगर जो कोई कंट्री टिक सकती है, कोई भी ग्रुप टिक सकता है तो वो कौन है? ब्रिक्स, ठीक है ना। तो ब्रिक्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। और ये चीज क्या देखा गया है ना कि ब्रिक्स के कॉर्पोरेशन के थ्रू ईरान और यूएई के बीच में वापस से संबंध जो हैं अच्छे होते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जो आप बात करोगे ब्रिक्स नेशंस की, तो ये सारी डेवलपमेंट है। अब ब्रिक्स क्या है ना, क्या क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? रिसेंटली वर्ल्ड ऑर्डर में जब आप देखोगे ब्रिक्स नेशंस यानी कि रशिया क्या भी फेस कर रहा है, आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ढेर सारे सैंक्शन, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से बढ़ने में समर्थ नहीं है। दूसरी कंट्री आप देखोगे चाइना को भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से वो मिल रहा है, टेंशंस मिल रहा है। अब रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ ना कि जैसे ही रशिया ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, ठीक है ना, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पश्चिमी सभ्यताएं अचानक से पैनिक हो गई, ठीक है ना। एक पेमेंट सिस्टम होता है स्विफ्ट,
ठीक है ना। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनल ऑर्डर में जब भी आपको ट्रेड एंड कॉमर्स करना रहता है या फिर किसी कंट्री के साथ साझेदारी करनी रहती है व्यापारिक, तो आप उसी सिस्टम के थ्रू पेमेंट करते हो। क्या हुआ ना कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया गया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को बैन कर दिया गया, इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर में उसे ट्रेड एंड कॉमर्स करने में दिक्कतें आने लगी। अब इस चीज को देखा क्या इंडिया ने, ठीक है ना सर, क्योंकि पश्चिमी सभ्यताओं का क्या है कि जब तक आप हाँ में हाँ मिला रहे हो तब तक तो चीजें सही चल रही है, जहां आप अगेंस्ट जा रहे हो ये किसी न किसी तरीके से आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया देखा कल होकर के, अगर जो ऐसा होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलता है, जैसे यूनाइटेड नेशन के केस में जब हमको रशिया के अगेंस्ट अपना वोट देना था तो हमने नहीं दिया था, ठीक है ना, हमने एब्सटेन किया कि ना हम पक्ष में है और ना ही विपक्ष में है, न्यूट्रल स्टांस हम लोगों ने रखा। हम लोगों ने देखा अगर जो कल होकर के वेस्ट की जितनी कंट्रीज हैं इनका हम विरोध करने रहेंगे, हमें भी ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन कर देगा, तो फिर हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे बुरी तरीके से असर करेगा। रशिया क्या है कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा समृद्ध है, वो सर्वाइव कर ले रहा है, लेकिन इंडिया भी उभरती हुई इकोनॉमी है, अभी आर्थिक रूप से अगर जो चोट पहुंचा दिया जाएगा इसे। अब ये काटसा एक्ट के अंतर्गत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका S-400 खरीदने पे सैंक्शन लगाने जा रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे समझाया, ठीक है ना, कि सर हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं, ठीक है ना, आसपास की जो कंट्रीज हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहती हैं, अगर जो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से विकास करेंगे, ठीक है ना। तो एक लोकतांत्रिक विचारधारा होने के कारण उसने हमें समझा, ठीक है ना। ब्रिक्स का एक्सपेंशन मैंने बताया कि 6 और कंट्रीज को उसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, और इसके विस्तार के लाभ क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लाभ है क्या, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी वृद्धि होगी। आप देखोगे कि हम लोगों ने रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन लिया, अफ्रीका से भी उठाया है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से भी उठाया है और लैटिन अमेरिका से। हम अभी क्या करना चाह रहे हैं ना, ब्रिक्स नेशन में अपनी एक्सपेंशन के थ्रू जियोपॉलिटिकली प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना। अगर जो वेस्ट कंट्रीज को कोई चैलेंज कर सकता है कोई ग्रुप, तो अभी ब्रिक्स है। अभी हाल फिलहाल में क्या है ना कि आप देखोगे डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या है ना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम लोग देख रहे थे कि डॉलर का रेट कभी नहीं जाना है, क्योंकि उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका ने ऐसा सेटअप कर दिया कि आप ट्रेड एंड कॉमर्स किस में कर रहे हो, डॉलर्स में कर रहे हो। ब्रिक्स नेशंस इस चीज को देख रही है, ठीक है ना, कि डॉलर्स के ऊपर इतना ध्यान क्यों दें। अगर जो हम आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स रुपीस के थ्रू कर ले, युआन के थ्रू कर ले, रशियन रूबल के थ्रू कर ले, समझ रहे हो आप ना, कुछ ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाए कि हमें डॉलर के ऊपर आवश्यकता कम हो जाए। तो ब्रिक्स नेशंस मिलकर के चाह रही है कि एक ऐसे करेंसी का निर्माण करें, ठीक है ना, वेटेज के आधार पे। उसमें इंडियन करेंसी का कुछ वेटेज होगा, जैसे जब मैं IMF पढ़ाया था आपको तो करेंसी का वेटेज दिखाया था ना, कुछ कुछ परसेंटेज वगैरह, हर सबका कोटा होता है, हर एक कंट्री अपना कोटा प्रोवाइड करेगी, उस करेंसी की कुछ वैल्यू होगी और उसी करेंसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या, आपस में व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चैलेंजिंग था किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। वर्ल्ड ऑर्डर में क्या अभी तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, ब्रिक्स नेशन सामने है जो रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में उसे चैलेंज कर रही है। अभी क्या है, इसका एक्सपेंशन जो है ना बहुत बृहद रूप से करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। 40 ऐसी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि वो ब्रिक्स का पार्ट बन जाए, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से टाइज करके उनको उतना ज्यादा फायदा अब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब उनको पता है कि अगर जो हमें भी आगे बढ़ना है तो ऐसी इकोनॉमी के साथ मिलकर के आगे बढ़ना रहेगा जो खुद ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर जो आप डेवलप्ड कंट्री के साथ संबंध स्थापित करते हो तो आप हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहोगे। फॉर एग्जांपल चाइना हमसे ज्यादा समृद्ध है, हम उससे ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं तो हम व्यापार घाटे में रहते हैं कि नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमसे समृद्ध देश है, उससे भी व्यापार घाटे में रहते हैं कि नहीं। तो ऐसे करके जब भी आप अपने सुप्रीम कंट्री के साथ में अगर जो व्यापार करोगे तो आप व्यापार घाटे में जाओगे, ठीक है ना, आप करेंसी आउटफ्लो करोगे। तो इस चीज को भी आपको बचाना है, अपने देश के अंतर्गत में तरलता को भी बचा करके रखना है। तो हाल फिलहाल में इसीलिए सुर्खियों में था क्योंकि ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, आसियान। आसियान भारत ने वर्ष 1992 में, भारत ने वर्ष 1992 में आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू की थी। आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू की थी।
भारतवर्ष 2012 में, भारतवर्ष 2012 में आसियान का एक रणनीतिक भागीदार बन गया, आसियान का एक रणनीतिक भागीदार बन गया। ठीक है, भागीदार बन गया। हाल ही में भारत और आसियान साझेदारी, हाल ही में भारत और आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर तीसवीं 30 ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होने का। 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत आसियान मैत्री वर्ष, भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया, के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा हाल ही में, इसके अलावा हाल ही में कंबोडिया में 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन, 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, व्यापार देख लेते हैं दोनों समूहों के बीच में क्या है। तो भारत और आसियान देशों के बीच में वस्तु व्यापार, ठीक है ना, 110.40 बिलियन डॉलर का है। ठीक है ना, भारत और आसियान देश के बीच में, देशों के बीच में, भारत और आसियान देशों के बीच में वस्तु व्यापार, वस्तु व्यापार 110.40 बिलियन डॉलर, 110 110.40 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, पहुंच गया है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान नेशंस की अगर जो आप बात करोगे ना, वर्ल्ड ऑर्डर में अभी सप्लाई चेन नेटवर्क जब बिगड़ा था, वर्ल्ड अगर जो कहीं पे शिफ्ट करना चाह रहा था तो आसियान नेशंस के पास ही जाना चाह रहा था। बेसिकली क्या है ना कि वो जो एरिया है ना सप्लाई चेन नेटवर्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, अगर जो आसियान के साथ आप ट्रेड एंड कॉमर्स देखोगे लगभग 110 बिलियन डॉलर का है ना, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। और आसियान के साथ क्या है ना कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप देखोगे लगभग 92 से 1992 से हमें समझ में आ गया था कि आसियान नेशंस के साथ हमें टाइज बढ़ानी पड़ेगी व्यापार को लेकर के। दूसरी चीज आसियान नेशंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, दूसरी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है साउथ चाइना सी की और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक मेजर रीजन है जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ब्रॉड रूप से यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब बेसिकली इंडिया क्या चाहता है ना, इंडिया चाह रहा है कि जितने भी आसियान नेशंस हैं वो सप्लाई चेन नेटवर्क में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में बेहतरीन भूमिका निभाते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को लिबरल करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इंडिया जान रहा है कि अगर जो हमें डेवलप करना है, एक्ट टू ईस्ट पॉलिसी को अपनाना है, ठीक है ना, पूरब की तरफ जो हम ध्यान दे रहे हैं, अपने रुख कर रहे हैं, अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर में देखना है तो हमें आसपास की जो छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे भी टाइज को
बढ़ा करके चलना होगा, ठीक है ना। अगर जो गुड्स की बात करो, अगर जो वस्तु की बात करो, वस्तु व्यापार में हमारा बहुत ज्यादा अच्छा संबंध है, लेकिन अगर जो सेवाओं के क्षेत्र में बात करो तो वहां पे क्या है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज हैं उनको अभी बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए तक क्योंकि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वहां के जाकर के लोकल्स की जॉब ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभी ट्रेड एंड कॉमर्स को गुड्स पे ही ज्यादा हम लोग रखते हैं, क्योंकि इंडिया में बेसिकली आप देखोगे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और रोजगार की कमी है, अवसर की कमी है, आप समझ रहे हो ना। तो हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्ट्स हैं वो बाहर जाकर के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अगर जो आपके पास स्किल है, आपको अगर जो मौका मिल रहा है तो आप बाहर जा रहे हो, आप समझ रहे हो ना, आपको कंट्री में नहीं मिल रहा है। तो आसियान के साथ भारत का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर जो आप रीजनल कोऑपरेशन की बात करोगे तो वहां पे समुद्री व्यवस्थाओं की बात करोगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग पाम ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर बहुत सारे डेली प्रोडक्ट्स के ऊपर फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इंडिया सप्लाई चेन नेटवर्क में बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भारत और आसियान के महत्व को लेकर के उसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड ऑर्डर में आप देख रहे हो ना कि आसियान कंट्रीज को थोड़ा सा साइड किया जा रहा है। ऑकस डील हुआ, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया का डील हुआ। ये किस लिए हुआ कि ये दोनों कंट्री मेजरली ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इस इंडो पैसिफिक रीजन को बेसिकली उसको हायर करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से यूज करना चाह रहा है। लेकिन क्या है ना कि चाइना इस चीज को देख रहा है और ये जाकर के इन कंट्रीज से कह रहा है कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज अगर जो इन्फ्लुएंस करेंगी तो हो सकता है वर्ल्ड ऑर्डर में कल भी तुम्हें उन्हें बात माननी पड़े, ठीक है ना। हमारे बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करो, इकोनॉमिकली तुम डेवलप करोगे, खुद स्ट्रांग बनोगे तो खुद अपने डिसीजंस लोगे। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बेसिकली धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये भी भारत के लिए चुनौती है, आप समझ रहे हो ना। तो इस चीज को टैकल करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारा आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड जरूरी है, ठीक है ना। लिख लीजिए भारत के लिए आसियान का महत्व, भारत के लिए आसियान का महत्व। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और सागर पहल तथा हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है, ठीक है। आर्थिक लिख लीजिए, ठीक है। भारत आसियान एफटीए, भारत और आसियान के बीच में एफटीए है, ठीक है ना, एफटीए और सीईसीए समझौता, सीईसीए का समझौता, भारत और आसियान के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, एफटीए और सीईसीए समझौता, ठीक है। सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी खतरे, सुरक्षा संबंधी खतरे, ठीक है। अगला लिख लीजिए वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहयोग, इसके तहत डैश देकर के लिखेगा, इसके तहत आसियान AIF ब्रैकेट में लिख लीजिएगा,
AIF ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। भारत आसियान सहयोग निधि ब्रैकेट में AIF कॉमा आसियान भारत हरित निधि, आसियान भारत हरित निधि AIGF ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AIGF आसियान भारत हरित निधि, ठीक है, कॉमा आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि, आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AIS TDF ठीक है, कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं, कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं, कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं डैश दीजिएगा। भारत म्यांमार थाईलैंड, भारत म्यांमार थाईलैंड, भारत म्यांमार थाईलैंड ब्रैकेट में लिखेगा IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड, भारत म्यांमार थाईलैंड IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग, त्रिपक्षीय राजमार्ग, कॉमा त्रिपक्षीय राजमार्ग, कॉमा कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, ठीक है, कॉमा नई दिल्ली से हनोई के बीच, नई दिल्ली से हनोई के बीच, नई दिल्ली से हनोई के बीच रेलवे लिंक, रेलवे लिंक, रेलवे लिंक, ठीक है ना। सांस्कृतिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग आसियान, आसियान राजनयिकों के लिए, राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पार्लियामेंटेरियन, 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 ठीक है ना, संसदीय एक्सचेंज प्रोग्राम आदि, एक्सचेंज प्रोग्राम आदि, अब देख लो ना आसियान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब कोशिश कर रहे हैं ना कि अब तक 1992 के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी थोड़ी क्लोज इकोनॉमी की तरफ बढ़ करती थी, ठीक है ना। मनमोहन सिंह जी आए तो LPG पे करके आए, उसके पहले हम लोग बेसिकली ना क्या क्लोज इकोनॉमी की तरफ वर्क करते थे, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन हमारा वर्ल्ड से नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या हुआ ना, 92 के बाद हमें महसूस हुआ क्योंकि आसियान जितने भी कंट्रीज थी ये बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, ठीक है ना, ये अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर रही थी। तो इंडिया ने भी क्या किया, लैंड रूट के जरिए, सी रूट के जरिए यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करी, गुड्स और सर्विसेज में अपनी बहुत ज्यादा भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए बढ़ा। अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, जो रिसेंटली 30वां मैंने बैठक बताया है उसमें
आसियान कंट्रीज और इंडिया दोनों मिलकर के ये चीज बोले लगभग $5 बिलियन वो अलग से इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके हमारे रीजन में। एक्चुअली में होता क्या है ना, हम लोग टेक्नोलॉजिकली थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। आसियान रीजन और इंडिया की अगर जो बात करोगे वर्ल्ड ऑर्डर में compete करने की, तो लोकल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो हम बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हाई फाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमारे पास इनोवेशन नहीं है। तो ये टाइम है जरूरी। देखिए इनोवेशन तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा। आप समझ रहे हो ना, नॉलेज गेन आप तभी करोगे जब मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। कोई आपको बना करके सारी चीजें रिसर्च करके दे देगा तब वो नहीं कर पाओगे। जैसे G20 देखा, G20 पे आप गूगल करो, विकिपीडिया करो, जो आपको इंपॉर्टेंट अलग से इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं वो आपको नोट्स में ऐड करने हैं, क्योंकि हर एक चीज टीचर नहीं प्रोवाइड कर सकता। आप समझ रहे हो ना, आप चाहोगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, करंट अफेयर के डेटा भी आ जाए, फिर मेंस वेंस की भी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाए, लेक्चर्स कम है, ठीक है ना। तो जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं इस पे आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया करो, ठीक है ना। नए नए मैगजीन्स, योजना, कुरुक्षेत्र में आप पढ़ते रहो, देखो जो भी रिसेंट एक्टिविटीज हैं इन ग्रुप्स वगैरह को लेकर के उन पर ध्यान देते रहा करो, ठीक है ना। उन्हें नोट करते रहा करो, उनको अपने नोट्स में अपडेट करते रहा करो, ठीक है। तो आसियान कंट्रीज के रिलेवेंस आपको पता चल गया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो क्या है, G20 ग्रुप। G20 इंपॉर्टेंट इस बार क्यों है, क्योंकि इसकी समिट कहां पे हुई थी, इंडिया में। डिक्लेरेशन कौन सा गया था, दिल्ली डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड को एक नई सोच दी, ठीक है ना। हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, आप लोग का बहुत ज्यादा इंसानियत जाग रहा है, आपको क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर रहा है, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, क्यों ना हम कोई अल्टरनेट निकालें, ठीक है ना। हमारी जो रिलायबिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स के, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं उसका हमको मिल रहा है, क्यों ना फॉसिल फ्यूल को हटा करके, ठीक है ना, हम वहां पे कुछ और लेते हैं। तो ग्रीन बायोफ्यूल्स की बात हो रही है, सोलर सिस्टम की बात हो रही है कि सोलर सिस्टम को हम एनहांस करेंगे। फिर तीसरी चीज क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं G20 के अंतर्गत में, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन। G20 को G21 बनाने की बात हम लोगों ने करी है कि ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है ना। जब भी आप ग्लोबल नॉर्थ की बात करोगे ना, उत्तर की बात करोगे ना, आप देखोगे जो जो इंपॉर्टेंट और रईस कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़ दो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा किनारे कर दो, तो वर्ल्ड में मैक्सिमम जो भी पैसा है कहाँ पे है, नॉर्थ के ही पास में है। चाइना हो गया, रशिया हो गया, फिर इधर यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, और नीचे की जितनी कंट्रीज को देखोगे उनकी हालत थोड़ी सी ना खस्ती टाइप की है, ठीक है, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में इनको ना नेग्लेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अफ्रीका को जब देखोगे, पूरे कॉन्टिनेंट को, वर्ल्ड को अगर जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना रहता है तो किस कॉन्टिनेंट को देखते हैं, अफ्रीका को। और जब वेलफेयर की बात होती है, कल्याण करने की बात होती है, तो फिर अफ्रीका को भूल जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन करके निकला जो साउथ, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाह रहा है। कह रहा है सर अगर जो आप आर्थिक रूप से वृद्धि करना चाहते हो और वो इंक्लूसिव ही नहीं हो तो क्या मतलब है। हम ऑलरेडी वो जो है वर्ल्ड की जीडीपी में 85% हम लोग पे करें। G20 ग्रुप्स को अगर जो आप देखोगे वर्ल्ड की जीडीपी का 85% सिर्फ G20 लेकर के जा रहा है। बाकी सारे देश कहाँ हैं, 196 देश हैं जिसमें से 20 देश ऐसे हैं जो 85% जीडीपी लेकर के चले जा रहे हैं। तो बाकी देशों की हालत क्या होगी, अनुमान आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये संतुलन होना जरूरी है। वर्ल्ड में इक्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सब जरूरी, देखिए आप चले समृद्ध हो गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आतंकवाद का खतरा नहीं है। आतंकवाद का जन्म क्यों होता है, जहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हैं, युवाओं का मार्ग दर्शन नहीं होता है सही से, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सिस्टम अच्छी नहीं होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाती है। तो हमें क्या सुनिश्चित करना है कि वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ हम आगे बढ़ते रहें या फिर सबको लेकर के चले, सबको लेकर के चले। दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत में हमें इंडिया की वो इंटेंशन, वो भावनाएं देखी है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे G20 हेडिंग डाल दीजिए। यह विश्व की प्रमुख उभरती और विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को
उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के माध्यम से नीतिगत समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, कॉमा वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना और एक नया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना है। ठीक है, जीडीपी की बात हम लोग कर लेंगे तो वैश्विक जीडीपी का ये 85% हिस्सा लेता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। वर्ल्ड जीडीपी का 85% G20 कवर करते हैं। जीडीपी 85%, विश्व व्यापार का, वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स का 75%, विश्व व्यापार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60%, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80%, जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80%। ठीक है ना, ये कंट्रीब्यूशन है। तो G20 का वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जो आप देखोगे रिसेंटली, अगर जो G20 समिट की बात करोगे तो वो कहाँ पे थी? दिल्ली में थी, इंडिया में दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से वहां पे आया। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा मोटो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ठीक है ना, वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम लोग ये संदेश लेकर के आ रहे हैं, रिलेशन लेकर के आ रहे हैं इस सम्मेलन के द्वारा कि पूरा वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था कि अब तक जो डेवलपमेंट हो रही थी G20 में, अगर जो आप इंडिया के रेलेवेंस की बात करोगे, इकोनॉमिक पहुंच की बात करोगे, भारत ने वर्ल्ड को ना डेवलपमेंट का एक तरीका बताया। ठीक है, डेवलपमेंट का एक ट्रेज बताया। सबसे पहली चीज क्या बताया कि हमारी जो भी वर्ल्ड की डेवलपमेंट है ना, वो जीडीपी सेंट्रिक है। इसको हमको बनाना है ह्यूमन सेंट्रिक। जीडीपी सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। ठीक है ना, सबसे पहले डेवलपमेंट आर्थिक रूप से, हमें और कुछ नहीं देखना है। किसी भी तरीके से हमारे देश की जीडीपी हाई होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो, ठीक है ना, तभी हमको नहीं मतलब पर्यावरण से नुकसान हो। जैसे आप जितना ज्यादा जीडीपी करोगे फॉसिल फ्यूल वगैरह का इस्तेमाल करके, उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करोगे। जितना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करोगे आप, उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा पर्यावरण रूप से। ठीक है ना, जीडीपी सेंट्रिक में और क्या चीज है, आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, जीडीपी सेंट्रिक के अंतर्गत में कभी भी आप इक्वालिटी को नहीं ध्यान दे रहे हो। जीडीपी सेंट्रिक जब भी डेवलपमेंट होती है वहां पे अमीर और अमीर बन जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। ये इक्वालिटी जो है ना,
ये खत्म होने लगती है, ये बराबरी जो होती है वो खत्म होने लगती है। तो इसको हम लोगों ने चेंज किया। अब हमें जो विकास करना है, क्या करना है, ह्यूमन सेंट्रिक करना है। हम लोगों को किस चीज पे वर्क करना है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पे हमें डेवलपमेंट करना है। हमें क्या करना है ना, अब मानव का विकास करना है बेसिकली। क्या है ना कि आप दो एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट एक बच्चा है जो पैदा ही अमीर हुआ है, ठीक है ना, तो एकदम रईस है, बोलते हैं चाइल्ड बोर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, ठीक है ना। एक बंदा वो हो गया, एक बंदा हो गया गरीब, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसका ज्यादा होगा? यही गलत है। जिसके जीवन में ज्यादा चुनौतियां नहीं होंगी वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, पैसे नहीं। आप समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है ना, हमें अपनी जनता को पैसे नहीं प्रदान करने हैं, ये नहीं ध्यान देना है कि कैसे हमें उनकी इनकम बढ़ानी है, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ानी है, बल्कि हमें क्या, जनता को कुशल बनाना है। हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। दूसरी जो समस्या को भारत ने हाईलाइट किया वो क्या था, ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क। ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क, क्योंकि हम लोगों ने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया कोविड-19 में, ठीक है ना। क्या हुआ ना कि चाइना के द्वारा सही समय पे इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की। देखिए अगर जो आपका देश में लोकतांत्रिक है तो आपके यहाँ अगर कोई भी घटना होती है ना तो तुरंत आग की तरफ फैल जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो साम्यवाद है, समाजवाद है, तो वहां पे ना सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को दबाने की कोशिश करती है ताकि गवर्नमेंट ज्यादा बदनाम ना हो। आप समझ रहे हो ना। जब भी ऐसी कोई पार्टी रूल करेगी ना, जो कुछ गलत करेगी, तो वो उस चीज को दबाने की कोशिश करेगी ताकि अगली बार में चुनाव हार ना जाओ। समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीजें होती है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क के ऊपर ध्यान हमारे को भाई, जो कोविड-19 का महामारी है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बुरी तरीके से फेल हो गया। सही समय पे इंफॉर्मेशन, सूचना नहीं प्रदान की विश्व को, इस वजह से महामारी बृहद रूप से सारे जगह फैल गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रॉपर वैक्सीनेशन पॉलिसी। वैक्सीनेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की, पब्लिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया था। आप समझ रहे हो ना। तो इंडिया को इस चीज की जरूरत महसूस हुई। अब क्या है ना कि जितने भी ऐसे नेशंस थे जिनके पास पैसे की मात्रा अच्छी थी, जो रिच थे, वो वैक्सीन लगवा ले रहे थे। लेकिन क्या गरीब नहीं मर रहे थे? गरीब भी मर रहे थे। गरीब को वैक्सीन की आवश्यकता थी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन करके निकली जो वर्ल्ड ऑर्डर में, यही G20 के मंच के थ्रू बताई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही। और सुचारू रूप से कार्य क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वहां पे जो मेंबर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं है। यूनाइटेड नेशन में आप देखोगे 5 शक्तियां हैं जो सारी की सारे कंट्रोल को लेकर बैठी हुई हैं। आप समझ रहे हो ना। और ये सब सारे जितने भी रीजनल ग्रुपिंग्स है उसमें हर एक कंट्री सिर्फ इसलिए जुड़ी है ताकि वो अपने हितों की आपूर्ति कर सके। आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह वर्ल्ड ऑर्डर में तो इंडिया क्या करना चाह रहा है ना कि इस कॉन्सेप्ट को बदलना चाह रहा है। अब ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क में इंडिया का क्या कहना है कि अगर जो आप किसी और कंट्री में निवेश करते हो, किसी और कंट्री को बढ़ाते हो आगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बढ़ोगे वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर जो आप भारत को बढ़ाते हो, भारत के वो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क में भारत को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो भारत सिर्फ खुद नहीं बढ़ेगा बल्कि वर्ल्ड को भी साथ में लेकर के चलेगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मोदी जी ब्रॉड लेवल पे इस सारी चीजों को समझा रहे थे। तो तीसरी चीज क्या हुआ, मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षीय दुनिया का शुरुआत करना चाहिए था, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि रिप्रेजेंटेशन में नॉर्थ की जब हम लोग बात करते हैं, जितने अमीर देश हैं उनको रिप्रेजेंटेशन लगभग विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं मिलेगी आपको नॉर्थ के कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साउथ के कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा होगा, सपोज दैट आप लोग के हितों के बारे में मैं कोई निर्णय लेने जा रहा हूं और आप लोग से पूछूं ही ना, तो क्या ये सही होगा? तो वर्ल्ड में ये ग्लोबल साउथ भी तो आता है और उसके जीवन का निर्णय सिर्फ नॉर्थ अगर जो लेगा तो कहीं ना कहीं साउथ के साथ गलत है ना। तो इन सारी चीजों को हमें खत्म करना। हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड में मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, बहुपक्षीय दुनिया होनी चाहिए, ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जहां पे सबकी सुनी जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद फिर क्या बताया गया कि कितने कंट्रीज के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया
गया था दिल्ली में, तो ये रिकॉर्ड था 125 कंट्रीज आई थी। पहले ऐसा होता क्योंकि हम लोगों ने कुछ समिट जम्मू एंड कश्मीर में रखा था, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा लगा था कि बहुत सारी कंट्री उसके खिलाफ रहेंगी और बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन 125 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, अपनी भागीदारी दिल्ली डिक्लेरेशन में दिखाई थी। उसके बाद फिर क्या है, ग्लोबल साउथ के आइडिया को हाईलाइट किया गया, ठीक है ना। ये बताया गया कि G20 जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपना विकास करेंगी, तो किस आधार पे करेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पे करेंगे। सतत विकास, आप देख रहे हो 17 से लेकर के 21 तरीके के गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सतत विकास के, उनके ऊपर काम करना, गरीबी निवारण, स्वच्छ जल की आपूर्ति, ठीक है ना, स्वास्थ्य का बेहतर स्वास्थ्य का प्रदान करना जनता को, फिर गुड गवर्नेंस लेकर के आना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ऐसे ईंधन का प्रयोग करना जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या है इंक्लूड करेंगे किसमें, G20 कंट्रीज के अंतर्गत में, ठीक है ना। क्योंकि आप देखोगे ना कि विश्व के पॉपुलेशन का ये कितना परसेंट भाग लेता है, 60% एरिया लेता है, ठीक है ना। तो 60% एक ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये इस बात पे भी विचार किया गया था ना कि G20 के द्वारा ना, अभी देखो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ना कोई प्रॉपर विधान नहीं है, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑर्डर में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू रेगुलेट करी जाती है, कोई भी कंट्री इसके ऊपर लीगल अथॉरिटी या फिर लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत में नहीं है। इंडिया ने पॉइंट में डिजिटल करेंसी को यूज करना है, तो वहां पे G20 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे जो डिजिटल करेंसी से डील करेगा, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो G20 के अंतर्गत में आ जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बायोफ्यूल से रिलेटेड इश्यूज को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। बायोफ्यूल के बारे में बताया गया, ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करने की बात करी गई, मतलब ब्लू इकोनॉमी समुद्र की बात करी जा रही है, ठीक है ना। आप देखोगे एग्रीकल्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें फिशरीज इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था मैंने कि मत्स्य पालन भी एक बहुत बड़ा मतलब एरिया हो जाता है अगर जो आप फूड इंटेक की बात करोगे तो, ठीक है ना। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एरिया जैसे लक्षद्वीप की बात कर लो, वो कोरल आइलैंड्स हैं, तो वहां पे फिशरीज ऑलरेडी आपको मिलेंगी, आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो सारी चीजों को। उसके बाद फिर क्या डिस्कस किया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात करेगी। कहा गया ना कि अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर में गुड गवर्नेंस को बढ़ाना है, सुशासन को बढ़ाना है, तो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता के लिए क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बूस्ट करना पड़ेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने पेमेंट सिस्टम जैसे कि यूपीआई, ठीक है ना, आधार सिस्टम, यूनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाली जो बात है, आधार सिस्टम को प्रमोट करने की बात करी, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज में इंडिया अपने जो सर्विस है, आधार की सिस्टम की सर्विस है, यूपीआई की सर्विस है, ये सारी की सारी वहां पे चलाने की बात कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे ना सेंट्रल एशिया में ना वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, पेमेंट सिस्टम अभी भी उनकी पुरानी पद्धति पे कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो इंडिया चाहता है ना कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत में वर्ल्ड को वो सपोर्ट करे, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़े और गुड गवर्नेंस की ओर, सुशासन की ओर हम बढ़ सके। तो ये G20 का डिक्लेरेशन था, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई, ठीक है ना, G20 के अंतर्गत में। अगला क्या है, ये लिखना है G20 दिल्ली डिक्लेरेशन, गूगल कर लेना और उसमें अच्छे से आ जाएगा सारा डिटेल, समझ गए हो ना। बस अगला है G7, ठीक है ना। G7 जाकर के आप गूगल करेंगे कितनी कंट्रीज है इसमें, हाल फिलहाल में रसिया को क्यों बाहर निकाल दिया गया, क्या रीजन था, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनके पीछे का कारण क्या है, कौन कौन सी कंट्री इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या क्या गूगल करके करोगे, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस की जितनी संस्थाएं हैं, आईएमएफ से लेकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनकी क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से रिजोल्यूशन वहां पे पास किया जाता है, ठीक है ना। आप देखोगे इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन लेकर के आया गया था, उसमें क्या है ना, जब भी यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हो, तो वहां पे ना ये 5 कंट्री जो है, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया और कौन बच गया, जब नहीं है जापान, P5 परमानेंट 5 की बात कर रहा हूँ, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका, ठीक है ना, ये 5 कंट्रीज P5 को ज्यादा रेगुलेट करते हैं। जो भी रेजोल्यूशन पास होता है अगर इन सब के हिसाब से नहीं करता तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको वहीं पे रोक देते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर के आया जा रहा है जहां पे सारी की सारी जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके रेजोल्यूशन पे वोट देती हैं। अभी ये रशिया वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ था, इंडिया ने अपने वोट को एब्सटेन किया था, न्यूट्रल पोजीशन रखी थी अपनी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कार्रवाई कैसे होती है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका क्या रोल है, कब स्थापना हुई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी गूगल करोगे, 2 मिनट बस बचा हुआ, बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है इतनी जल्दी। दोहा एग्रीमेंट भी आप देख लेंगे कि दोहा में क्या हुआ था। वैसे मैंने बताया था कि वहां पे एक और बैंक के बारे में हम लोग देख लेंगे, एशिया डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसका क्या रोल है, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना। और भारतीय प्रवासियों का क्या योगदान है, ठीक है ना। अगर जो आप भारतीय प्रवासी की बात करोगे इंडिया में, इंडिया की डिप्लोमेटिक टाइज की बात करोगे वर्ल्ड ऑर्डर में, तो हमारे यहाँ क्या है ना कि सॉफ्ट पावर की अगर जो आप बात करोगे, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा अच्छी क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे अच्छे पोजीशंस पे दुनिया में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। लगभग 13 मिलियन से अधिक एनआरआई रहते हैं और 18 मिलियन से अधिक पीओआई, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, इतने लोग भारत के बाहर रहते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं, संयुक्त यूएई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और सऊदी अरेबिया में आपको इंडिया के माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वर्ष 2022 में लगभग $100 बिलियन वार्षिक रेमिटेंस वापस भेजा गया था। एक साल में लगभग $100 बिलियन हमारे प्रवासी कमा करके इंडिया में भेजे थे। तो भारतीय प्रवासी का हमारी कूटनीति में बहुत ज्यादा अहम योगदान हो जाता है। तो उनका क्या रोल है प्रवासियों का, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और जो जो टॉपिक्स मैंने करे उसको गूगल करिए, ठीक है ना। उससे जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अपनी नोट में इंक्लूड कर दीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं मैं अभी अगले सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, ये नोट्स हैं, हिंदी में ही है। अगर जहां पे भी दिक्कत होगी डायरेक्टली आप इससे एनालाइज कर लीजिएगा, जो दिक्कत होगी मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसे बंद कर दीजिए।